हर लड़की सोचती है कि भाई उसको अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती है। सही। तो मेरा भी यही था कि मुझे भी कुछ करना था अपनी लाइफ में। आने वाला जो दौर है वो टोटली डिजिटल है। 7 साल पहले आपने जब जॉब सर्च करना शुरू की थी, तो आपने डिजिटली अप्लाई किया था। ये मुझे जान के बहुत ही खुशी हुई। कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, उन्होंने जैसे पूरी के जैसे उनसे पूछा जाता है आपसे कि आपकी हाइट, वेट और जो है अपीयरेंस आपकी बहुत मैटर करती है, फिजिकल अपीयरेंस जो होती है। आपको एक ज़िंदगी का मकसद भी सिखाती है। जहाज में कौन-सी सेफ जगह कोई है, जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है बचने के? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए, बताया जाए। आप कोई भी अगर फ्यूचर में अपना प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, करियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, उसी से रिलेटेड आज हमारा प्रोग्राम का जो मोटिव है वही है। और उसी के सिलसिले में काफ़ी दिनों से हमारे पास ये सवाल आ रहा था कि काफ़ी लोग अपना, स्पेशली बहनें हमारा, बीइंग एज अ एयर होस्टेस अपना करियर बनाना चाहती हैं। तो जैसे कि हमारा शुरू से पहले दिन से हमारा मोटिव है कि एक्चुअली हम उन बंदे एक्सपीरियंस बंदों को आपके लिए लेकर आते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हमें ज्वाइन किया है हमारी एक एक्सपीरियंस डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स में वो काम कर चुकी हैं। और उनका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है और उनको, यानी उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे वो कैसे इस फील्ड में आई, किस तरह आई, डोमेस्टिक काम किया, उसके बाद उन्होंने एक इंटरनेशनल एयरलाइन को ज्वाइन किया, वो कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन आप? जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी। आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। डोमेस्टिक इंटरनेशनल आपको एक्सपीरियंस है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अपने मुंह से करवा दे तो। ज़रूर, क्यों नहीं। मेरा नाम अस्मा नवीद है। मैं 6 साल पहले मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी माशाल्लाह से। और मैंने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों एयरलाइन के लिए काम किया है। तो एक बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। अब माशाल्लाह से मैं शादीशुदा हूँ। आपने डोमेस्टिक एयरलाइन में काम किया है, स्टार्टअप आपने वहाँ से लिया। जी। तो आप ये बताएँगे कि आप किस तरह इस यानी फ़ील्ड में आईं और वो कौन-सी चीज़ थी जो आपको इस तरफ लेके आई? मेरा शुरू-शुरू में जैसे हर लड़की सोचती है कि भाई उसको अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती है। सही। तो मेरा भी यही था कि मुझे भी कुछ करना था अपनी लाइफ में। मैं भी यही बिल चाहती थी कि कोई ऐसी फ़ील्ड जॉइन करूँ जो जो मेरे मुताबिक हो। तो मैंने जब एयरलाइन के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया, तो जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या इंटर होना ज़रूरी है। सही। तो बस उसके बाद मैंने सीवी अप्लाई कर दी थी एक नेशनल एयरलाइन के लिए। और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। फिर सही। मुझे इंटरव्यू की कॉल आई और उन्होंने 3 इंटरव्यू दिए मेरे। इस तरीके से मेरी सिलेक्शन हो गई नेशनल एयरलाइन के लिए और मैं फिर वहाँ पे काम करना शुरू हो गई। 2 साल मैंने वहाँ सही। एयरलाइन में काम किया। मैं एक यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने इस जॉब के लिए डिजिटली ऑनलाइन अप्लाई किया था या फिज़िकली कहीं सीवी वगैरह ड्रॉप की थी? नहीं, मैंने डिजिटली ऑनलाइन अप्लाई किया था। जैसे सही। कुछ लोग होते हैं जो रेफ़रेंस पोस्ट करते हैं हमेशा कि यहाँ जॉब आई हुई है या यहाँ पर जो है वो वैकेंसीज़ सही। खाली हैं, तो आपको अगर तो इस बिल्कुल। तरीके से और मैंने अप्लाई किया था और फिर इस तरीके से हो ये गया। सवाल पूछने का मेरा असल में मकसद यही था कि जैसे आजकल हालात हैं कोरोना के, आप हुँ। फिज़िकली कहीं पे सीवी वगैरह कोई वगैरह नहीं कर सकते, सब चीज़ें डिजिटली होती जा रही है। जी, इनफैक्ट जी। पाकिस्तान में भी हो रही हैं, बहुत तेज़ी से चल रही हैं। और उसी से रिलेटेड हमने ये डिजिटल सिंध अपना एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि आज के दौर में और आज आने वाला जो दौर है वो टोटली डिजिटल है। लेकिन अब आपने जैसे बताया 6-7 साल पहले आपने जब जॉब सर्च करना शुरू की थी, तो आपने डिजिटली अप्लाई किया था। ये मुझे जान के बहुत ही खुशी हुई। और उसके बाद आपने यानी कितना अरसा डोमेस्टिक एयरलाइन में काम किया? मैंने 2 साल काम किया था डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए। सही। उसके बाद मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और माशाल्लाह अल्लाह ने हम ज़िंदगी। आते हैं आपके दूसरे मेजर पार्ट की तरफ, जैसे आप यानी एक डोमेस्टिक से इंटरनेशनल की तरफ गई। जी। तो थोड़ा-सा आप बताएँगी
कि कुछ यानी किस तरह आप यानी डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एयरलाइन में आपने जॉइनिंग दी? मैं जब 2 साल मेरे कंप्लीट हो गए थे, हम लोग बस ऐसे ही हम लोग फ्लाइट पर बैठे हुए थे, मेरी बहुत अच्छी और मुख़लिस दोस्त है। अ, उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा कि भई आप जो है वो वहाँ पर इंटरव्यूज़ आए हुए हैं एक होटल में, तो आप जाएँ और अप्लाई करें उस चीज़ के लिए अगर आप समझती हैं कि आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है। तो मैं बस ये है कि मैंने बस एक रैंडम सा इंटरव्यू दिया था और मेरी सिलेक्शन हो गई वहाँ पर। तो वो एक क्राइटेरिया होता है हर एयरलाइन का, उनका भी अपना था। कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, उन्होंने जैसे पूरी के जैसे उनसे पूछा जाता है आपसे कि आपकी हाइट, वेट और जो है अपीयरेंस आपकी बहुत मैटर करती है, फिज़िकल अपीयरेंस जो होती है। सही है। तो बस ये चीज़ें मैटर करती हैं, अगर आप ये चीज़ों को पास कर लेते हैं तो फिर अ, आप हो सकते हैं जैसे खैर से आप पहुँच गई एक इंटरनेशनल एयरलाइन में, और तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे यानी ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसा कोई यानी वाक़या जो आपको याद हो और आप वो ज़िंदगी भर भूलना ना, खुशगवार वाक़या कोई? ज़रूर, है तो बहुत सारे लेकिन एक जो है वो बड़ा मेरी ज़िंदगी का यादगार वाक़या और हमेशा रहेगा। सही। वो ये है कि जैसे कि मैं अब शादीशुदा हूँ और मूव हो चुकी हूँ ह्यूस्टन, तो अब ये है कि मेरे हस्बैंड जो मुझे मिले थे, वो मुझे एयरलाइन के थ्रू ही मिले। सही। तो वो मेरी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एक अच्छी मेमोरी है जो मैं शेयर करूँगी, कि हम लोग बस एक फ्लाइट पे थे और वो सफ़र कर रहे थे और उन्हें बस उन्हें मैं पसंद आ गई। इस तरीके से उन्होंने मुझे अप्रोच किया और इस तरीके से हमारी बातचीत हुई सही। और दैट्स इट। बिल्कुल, ये तो यानी अब वो वाक़या है जो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। वाक़ई। कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं आपकी जो आपको लगता है कि जब आपको लगता है कि यार मैं गलत फ़ील्ड में आ गई हूँ, हुँ, हुँ। बर्डन फ़ील होता है, जब काम का लोड होता है, तो वो ऐसी कुछ चीज़ें आप बताएँगी? क्योंकि जो लोग आना चाहते हैं उनको ये नज़र आता है, घूमना-फिरना है या जहाज़ों में जाना है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएँ? मैं ये कहूँगी कि सिर्फ़ घूमना-फिरना ही नहीं है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी एयरलाइन आपको ये सिखाती है कि हाँ चलें, आपको एक ज़िंदगी का मकसद भी सिखाती है वो एयरलाइन अगर मैं बात करूँ। और दूसरी चीज़ ये कि एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपको बहुत आता है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। जैसे आप जो सोचते हैं, आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ घूमना-फिरना ही नहीं है, काम करना भी बहुत ज़्यादा है, जब रातों को जागना पड़ता है, क्योंकि एयरलाइन का ये रूल है कि अगर आपको दिन का एक स्केड्यूल मिल गया है 1 महीने का, तो रात का एक स्केड्यूल होता है 1 महीने का। तो जब रातों को जागना पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि पूरे-पूरे 12-12 घंटे, कभी-कभी 18-18 घंटे, कभी-कभी 24-24 घंटे जागना पड़ जाता है। और कॉफ़ी पी-पी के जो है वो आपको पैसेंजर्स को सर्व करना होता है। वो एक ऐसा टाइम होता है जब आप अपना पूरा टेम्पर लूज़ कर चुके होते हैं, लेकिन स्टिल आपको स्माइल करनी पड़ती है। और वो आप इस सूरत में करते हैं कि अगर आप अपनी जॉब से बहुत प्यार करते हैं, तो आपको वो टाइम जो है वो फ़ील नहीं होगा इतना। और स्पेशली तब फ़ील नहीं होगा जब आपके साथ में एक अच्छी टीम काम कर रही है। सही। तो ये जो है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब आप जहाज़ पे चढ़ते हैं, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि आप अकेले हैं, आप एक पूरे पूरे क्रू को लेके चढ़ते हैं, जो 12-13 का लोगों का क्रू होता जी, है। जी, बिल्कुल। वो आता है, अगर आपकी किसी एक के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट होती है या आप जैसे कोई झगड़ा हो जाता है या कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो आप फ़ील करते हैं कि एक बहुत बुरा दिन गुज़रने वाला है मेरा और ये वो। लेकिन आपको नहीं पता होता उसके नेक्स्ट मोमेंट ही आपको ये फ़ील होगा कि अच्छा कोई आपको अच्छा मतलब जैसे बाकी का जो दूसरा क्रू है वो आपको चीयर अप करने के लिए हर कोशिश करता है और इस तरीके से आपकी फ्लाइट गुज़र जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि आप उस चीज़ को फ़ील ना करें कि अगर आपको कोई पैसेंजर ने कुछ कह दिया है या फिर, क्योंकि देखिए ये तो लाइफ़ का हिस्सा है कि अगर आप जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको सुननी भी पड़ती हैं बहुत कुछ। सिर्फ़ घूमना-फिरना ही नहीं होता, काम भी करना होता है। और यहाँ पे अभी एक हमारे दोस्त का सवाल आया है उनकी अम्मी की तरफ से। ठीक है। वो ये कि वैसे जहाज़ में यानी खुदा ना खास्ता ऐसे कोई इंसिडेंट जब या इमरजेंसी होती है, तो चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन उनकी अम्मी ये जानना चाहती हैं कि वो जहाज़ में कौन-सी सेफ जगह कोई है, जहाँ पे ज़्यादा चांसेस ऑफ बचने के?
सेफ जगह तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप हम पे भरोसा करेंगे तो हम पूरे जहाज़ को बचा सकते हैं, सिर्फ़ आपको नहीं। क्योंकि अच्छा, देखिए हर पैसेंजर बराबर होता है, हर पैसेंजर। ये नहीं कह सकते कि पीछे का हिस्सा बच जाएगा या आगे का हिस्सा बच जाएगा। रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ उसमें देखें खुदा का करना है कि 2 लोग पूरा जहाज़ तबाह हो गया लेकिन फिर भी 2 लोग बच गए। बिल्कुल। तो ये इंसान ने अपने दिमाग में जो एक चीज़ बिठा के रखी हुई है कि नहीं कोई ना कोई एक सेफ पॉइंट होगा कि जहाँ हम बच सकते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि जब आप क्रू की बात ज़रूर सुना करें जब आपको वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को ना करें, खड़े ना हों। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि जब टर्बुलेंस होती है, जब जहाज़ हिल रहा होता है, जी, जब जी। बादल वगैरह में जाता है, उस टाइम पे पैसेंजर्स को बड़ा कहा जाता है कि प्लीज़ बैठ जाएँ और उसी टाइम पर उनको वॉशरूम जाना होता है या कोई काम करना होता है। मतलब उसी टाइम पे उनको खड़ा होना होता है। जो हालाँकि मैं आपको यकीन मानिए कि मैं कितनी बार इतनी कोशिश की है कि जैसे कोशिश करती थी कि किसी तरीके से इवन पैसेंजर्स बुरा भी मान जाते थे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कि आपने हमें रोका क्यों? मुझे आज भी याद है वो एक वाक़या जिसमें पैसेंजर जो है वो डायरेक्ट उसने सीट बेल्ट नहीं बाँधा था और वो हिट कर गया था डायरेक्ट सीलिंग के साथ में जो जहाज़ का ऊपर का हिस्सा अच्छा, होता जी, है जी। जो जहाँ पे वाला बैगेज वगैरह जी। हैंड कैरी रखते हैं। और उसका पूरा सर जो है वो 2 हिस्सों में हो गया था। आप सोचिए वो अच्छी खासी लंबी फ्लाइट हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई थी। तो आप बस मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ जब आप चढ़ते हैं जहाज़ में तो प्लीज़ क्रू की बात ज़रूर सुना करें। इसी पे आज का हम प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, एक नए मेहमान, नए एक्सपर्ट, नई फ़ील्ड के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।